समास के बारे में हम चर्चा करते हैं। समास सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के बना होता है। उसके पश्चात संस्कृत में यदि समास की परिभाषा देखी जाए तो संस्कृत में समास की परिभाषा होती है वो होती है समसनम समास, अर्थात पदों का पास पास बैठना या ठहरना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। हम सामान्य अर्थों में जो परिभाषा पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसका हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये ट्रिक है इसकी अता की दादी बोली, अर्थात ऐसे अव्ययभाव, तैसे तत्पुरुष, की से क्रमधार्य, दैसे द्वंद्व, द्वि से द्विगु और वैसे बहुव्रीहि समास। इसके पश्चात हमारा पहला भेद है समास का, वो है अव्ययभाव समास। इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। अव्ययभाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय या उपसर्गवाची हो, अव्यय या उपसर्गवाची हो तथा द्वितीय पद संज्ञावाची हो, वह समास अव्ययभाव समास कहलाता है। वह समास अव्ययभाव समास कहलाता है कि जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग या अव्ययवाची तथा द्वितीय पद अव्यय या संज्ञावाची होता है, वह समास अव्ययभाव समास कहलाता है। मुख्य रूप से हम अव्ययभाव समास से हमारे पाठ्यक्रम में जो उपसर्ग व अव्यय पढ़ते हैं वो निम्न है, जैसे अनु उपसर्ग, सम उपसर्ग, उप, अधि, नी और यथा। ये अव्यय व उपसर्ग हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण बताए गए हैं। देखिएगा, जब अनुपसर्ग अर्थात समस्त पद, अनुपसर्ग कब? समस्त पद के पूर्व, समस्त पद में अनुपसर्ग आता है। जैसे देखते हैं अनुयोग्यम या अनुरूपम, अनुरथम, ये हमारे क्या उदाहरण है। इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो देखिएगा, अनु के स्थान पर योग्यम या पश्चात शब्द का प्रयोग करते हैं, योग्यम या पश्चात शब्द का प्रयोग करते हैं। अनु के स्थान पर क्या करते हैं? पश्चात या योग्यम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां से देखते हैं द्वितीय उदाहरण से, तो अनुरूपम जो पद दिया गया है, तो द्वितीय पद कौन सा हो गया? इसमें अनु को क्या हो गया? प्रथम पद। हम पढ़ रहे हैं कि प्रथम पद कैसा होना चाहिए, या तो उपसर्गवाची या अव्ययवाची। तो प्रथम पद तो आ गया अपना अनु, अव्यय या उपसर्ग। दूसरा पद हो गया अपने पास रूपम। तो ये जो द्वितीय पद होता है, इसमें हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और षष्ठी विभक्ति का रूप करते ही राम से रामस्य बनता है, तो रूप से क्या बनेगा? रूपस्य। क्या बनेगा? रूपस्य। और अनु के स्थान पर हमें क्या करना होता है? योग्यम अर्थ या पश्चात अर्थ का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? योग्यम शब्द का प्रयोग करना होगा। तो अनुरूपम जो समस्त पद है, इसका विग्रह पद क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। उसी प्रकार से हम देखते हैं अनुरथम। अनुरथम जो शब्द है, उसका प्रथम पद क्या है? अनु, और द्वितीय पद क्या है? रथम। तो रथम जो शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति का रूप हो जाएगा। जैसे रूप से क्या हुआ था? रूपस्य। तो रथ से क्या हो जाएगा? रथस्य। क्या हो जाएगा? रथस्य। और यहाँ पर अनु के स्थान पर हम क्या करते हैं?
पश्चात शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से यहां देखिएगा योग्यम और पश्चात शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। योग्यम शब्द का प्रयोग किसी गुणवाचक शब्द के पूर्व, किसी गुणवाचक शब्द के पूर्व यदि अनुपसर्ग दिया हुआ है समस्त पद में, तो इस अनु के स्थान पर हम क्या करते हैं, योग्यम शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ में हम देखते हैं यदि सम उपसर्ग समस्त पद में सम उपसर्ग दिया हुआ हो, तो समस्त पद में क्या दिया हुआ हो, सम उपसर्ग दिया हुआ हो, तो सम के स्थान पर, सम के स्थान पर सहितम शब्द का प्रयोग करते हुए, सम के स्थान पर तो क्या कर देंगे हम, सहितम कर देंगे। और जो द्वितीय पद होगा अपना, कौन सा पद, द्वितीय पद जो होगा उसमें हमें क्या करनी होती है, तृतीया विभक्ति करनी होती है। कौन सी विभक्ति करनी होती है, तृतीया विभक्ति करनी होती है। उदाहरण देखते हैं हम सहितम से। जैसे सहितम से हो गया सचक्रम, क्या शब्द हो गया, सचक्रम। उसी प्रकार से दूसरा हो गया सचित्रम, दूसरा पद क्या हो गया, सचित्रम। इस समास के जो बने हुए पद हैं उसमें विशेष ध्यान रखना, नपुंसक लिंग के होते हैं। जैसे सचित्रम आ गया तो प्रथम पद तो स आ गया और दूसरा पद क्या आ गया, चक्रम आ गया। ठीक है, तो राम से तृतीया विभक्ति में क्या बनता है, रामेण बनता है। तो चक्र से क्या बन जाएगा भाई, चक्रेण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चक्रेण। और से के स्थान पर हमें क्या करना है, सहितम शब्द का प्रयोग करना है। तो चक्रेण क्या हो जाएगा, सहितम। क्या हो जाएगा, चक्रेण सहितम। और चक्रेण सहितम का समस्त पद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सचक्रम। उसी प्रकार से हम द्वितीय जो पद है उसका देखते हैं। द्वितीय पद हमारे पास वो क्या है, सचित्रम। तो चित्रम तो क्या हो गया, द्वितीय पद, और प्रथम पद है श, तो स के स्थान पर तो हमें सहितम का प्रयोग करना है। और चित्रम का क्या बन जाएगा, चित्रेण। क्या हो जाएगा, चित्रेण सहितम। क्या हो जाएगा इसका विग्रह पद, चित्रेण सहितम। उसी के साथ हम देखते हैं अगला, यदि उप उपसर्ग हो तो, उप उपसर्ग हो तो उप के स्थान पर समीपम शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं, समीपम शब्द का प्रयोग करते हैं। और द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं भाई, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे उपवनम, क्या है उदाहरण में, उपवनम, उपनगरम, उपवनम, उपनगरम। तो द्वितीय पद कौन सा हो गया, इसमें तो हो गया वनम और इसमें क्या हो गया, नगरम। तो द्वितीय पद में हमें कौन सी विभक्ति करनी भाई, षष्ठी विभक्ति करनी। तो षष्ठी विभक्ति करेंगे उसी प्रकार से हमने यहाँ पर की थी, रूप से, रूपस से। तो वन से क्या हो जाएगा, वनस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वनस्य। और उप के स्थान पर हमें क्या करना है, समीपम शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा अगला पद, वनस्य समीपम। उसी प्रकार से दूसरा है अपने पास उपनगरम। तो नगर से क्या हो जाएगा, नगरस्य हो जाएगा। और हमारा समस्त पद हो जाएगा, वो हो जाएगा नगरस्य समीपम। क्या हो जाएगा भाई, नगरस्य समीपम। इसके पश्चात देखते हैं हम अधि उपसर्ग। यदि अधि उपसर्ग आता है तो, समस्त पद में अधि उपसर्ग आता है तो अधि के स्थान पर इति शब्द का प्रयोग करते हैं। अधि के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, इति शब्द का प्रयोग करते हैं। और द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे अधिहरि, अधिहरि। तो इस समास में हमें अधि के स्थान पर इति शब्द और हरि शब्द का क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का रूप बनाएंगे। तो हरि से सप्तमी विभक्ति का रूप होता है हरो। और अधि के स्थान पर क्या कर देंगे हम, इति शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अपना विग्रह पद हो जाएगा, वो हो जाएगा हरो इति। इसके पश्चात अपना है नि उपसर्ग। यदि समस्त पद में नि उपसर्ग आता है, समस्त पद में कौन सा उपसर्ग, नि उपसर्ग आता है, तो नि के स्थान पर नि उपसर्ग, यहाँ पर भी निर हो जाएगा। निर के स्थान पर हमें क्या करना हो जाएगा, यहाँ पर निर के स्थान पर अभावः शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है,
अभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय पद में यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है भाई? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्धनम, निर्धनम, निर्बलम, निर्धनम, निर्बलम। तो यहाँ पर द्वितीय पद है, यहाँ पर तो धनम है और यहाँ पर बलम है। तो इन दोनों पदों का जो विग्रह होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा? धनस्य अभाव, धनस्य अभाव। उसी प्रकार से निर्बलम जो शब्द है इसका भी यदि विग्रह पद बनेगा वो बनेगा बलस्य, क्या बन जाएगा? बलस्य अभाव। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोनों की क्या हो जाएंगे? विग्रह पद हो जाएंगे। इसी के साथ में अपना अंतिम अवयव अर्थात उपसर्ग बनाना बचा है, वो बचा है यथा। यथा यदि अवयव हो तो, यथा समस्त पद में यदि यथा अवयव हो तो यथा के स्थान पर अंतिकर्म, अंतिकर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, अनतिकर्म का प्रयोग किया जाता है तथा द्वितीय पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसा पद होता है समकक्ष उन्हीं के समान दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाशक्तिम, जैसे पद है यथाशक्तिम, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का पद होने के कारण नपुंसकलिंग के जो पद होते हैं वो प्रथमा में और द्वितीय में समान ही बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय में भी क्या हो जाएगा? इसका पद हो जाएगा, हो जाएगा शक्तिम। और यहाँ पर यथा के स्थान पर क्या करना होगा? अनंतिकर्म लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनंतिकर्म, शक्तिम अनंतिकर्म। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अव्ययभाव समास है वो पूर्ण हो जाएगा।